पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। अब ये देखकर बताइए कि ये जो कैपेसिटेंस बना, ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से ये कैपेसिटेंस पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गया या कम हो गया। तो सुनो, तो बेटे अगर मैं यहाँ पर K को इस D से मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो अगर मैं K को D से मल्टीप्लाई करूँ और K को मैं T से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। अगर मैं इसमें 10 जोड़ रहा हूँ तो इसमें भी तो 10 जोड़ रहा हूँ, तो डिफरेंस पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया डिनोमिनेटर में। लेकिन जैसे मैं K को ऊपर लेके जाता हूँ तो हम ये देखते हैं कि C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? K के। अरे इसका एलसीएम लेंगे तो DK माइनस TK प्लस T, और ये K कैसा हो गया ऊपर, तो नीचे डिफरेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये K ऊपर जाएगा तो C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? K। इट मीन्स कैपेसिटेंस जो C है अभी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? K के। इट मीन्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगा? पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। तो एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर एयर डालते हैं, एयर, तो कैपेसिटेंस कुछ कम बनता है। अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेटों के बीच में पूरे मीडियम पूरे में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन ये बढ़ा हुआ जो कैपेसिटेंस है दिस वन स्लैब का, ये अगर दोनों प्लेटों के बीच में मैं पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे में भर देता, दिस इज K, तो इस कंडीशन में मेरा कैपेसिटेंस क्या होता है? ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू क्या? मैंने इन दोनों के बीच में एक स्लैब प्लेस कर दी। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो पूरे इसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या कर देता? रिड्यूस कर देता। लेकिन अभी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने रीजन में रिड्यूस करा? सिर्फ इतने रीजन में रिड्यूस किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कम रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू कब? जब इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे के अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दें। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि अगर दो प्लेटों के बीच में अगर हम पूरे दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दें और एक पैरेलल प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दें जो उसके बीच में कहीं रखी है, दोनों में से किस केस में कैपेसिटेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा? तो आंसर है उस केस में जिसमें दोनों प्लेटों को डाइलेक्ट्रिक मीडियम टच कर रहा है। इस केस में ज़्यादा बनेगा और इस केस में कम बनेगा, लेकिन इन दोनों में ही ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू एयर। अब इसके कुछ स्पेशल केस देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ स्पेशल केस की बात करूँ कि अभी हमने पढ़ा कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ये फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का। अगर इसमें मैं पहली कंडीशन ये लेता हूँ कि अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये दोनों दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो बढ़ा के मैं फुल कर देता हूँ। अरे पूरे के अंदर क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया। अगर पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो D था वो किसके इक्वल हो गया? T के इक्वल हो गया। तो अगर पूरे के अंदर इफ जो स्लैब है K, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट, तो उस केस में पहली कंडीशन होता है D इज इक्वल टू T। अगर D और T दोनों बराबर हो गए, D और T दोनों बराबर हो गए, तो D में से D है तो कितना आ गया? 0। ये कितना है? D, तो और K ऊपर पहुंच गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया मीडियम के अंदर? तो आंसर है एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D, क्योंकि अब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में क्या फिल है? आंसर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस है। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस है तो इसका फार्मूला बनता है CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D। याद आ गया? अभी हम लोगों ने निकाला था। फिर से दो प्लेटों के बीच में अगर पूरी दोनों प्लेटों के बीच में स्लैब ही प्लेस कर दूं तो स्लैब प्लेस करने से D और T दोनों बराबर हो गए और ये बराबर हो गए, तो ये 0 हो गया, D यहाँ पर आएगा तो K। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर मैं दोनों के बीच में अगर ये स्लैब, दो प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये स्लैब है, इस स्लैब को हम पतला करते जा रहे हैं, पतला करते जा रहे हैं और पतला कर करके अगर मैं T को 0 कर दूँ तो T को 0 कर दिया, इट मीन्स दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ क्या रह गई? एयर। तो अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो यहाँ रखिए,
तो टी की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई। तो एयर के अंदर अब टोटल कैप्शंस कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में दिस इज डी। अब सिर्फ एयर ही तो बचेगी जब टी 0 हो गया। तो एक तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना प्लेस करके कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करूँ तो व्हाट विल हैपन। तो आंसर अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दूँ तो हमें पता है कि कंडक्टिंग स्लैब का कंडक्टिंग स्लैब के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। अभी हम लोगों ने निकाला था। तो अगर यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गया तो टी अपॉन में क्या, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसका मतलब कैप्शंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी। इस फार्मूले को आप कभी नहीं भूलोगे कि कैपेसिटेंस, अगर एक पहला प्लेट कैप्चर का जो कैप्शंस होता है, कब, अगर मैं दोनों के बीच में क्या करूँ, एक कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर दूँ तो वो डायरेक्ट, तो उसका कैप्शंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी। अब आगे देखिए, अगर मैं आपसे इसी में बोलता हूँ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में, ये तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन देखिए कि ये दो प्लेट हैं, ये पहला प्लेट कैप्चर, इनके बीच में मैंने पूरे में कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दी। कौन सी, कंडक्टिंग स्लैब, दिस इज द कंडक्टिंग स्लैब। अगर पूरे में कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दी, इसका मतलब इस कंडक्टिंग स्लैब के जो थिकनेस है टी, वो किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया। और कंडक्टिंग स्लैब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। और हमारे पास फार्मूला कितना है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अब इसके बारे में सोचिए, ये डी और टी दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर तो कितना हो गया, डी में से डी गया तो कितना हो गया, 0। और यहाँ पर ये कितना है, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये सारा कितना हो गया, 0, डिनोमिनेटर सारा 0 हो गया। और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टिंग मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड इन पैरेलल प्लेट्स। अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में पूरे में कंडक्टिंग मीडियम प्लेस कर दे तो उसका कैपेसिटेंस कैसा हो जाता है, इन्फिनिटी। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा प्रैक्टिकली मतलब क्या है। ये दोनों प्लेटों के बीच में अगर मैंने कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया तो बेटा इसका मतलब ये तो मेरे बेटे, ये वाली प्लेट अर्थ के साथ कनेक्ट है, अर्थ के साथ। अब तुम सोचो कि अगर इनके बीच में हमने कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया, ये कंडक्टिंग मीडियम है, तो जैसे हम इस चार्ज इस कंडक्टर को, तो ये क्या है, कंडक्टर, इन दोनों के बीच में क्या है, कंडक्टर, ये वाली भी क्या है, कंडक्टर, और जो ये कनेक्ट किया ये भी क्या है, कंडक्टर, और ये क्या है, अर्थ है। तो हम जैसे ही चार्ज इस कंडक्टर को देते हैं तो वो चार्ज इस कंडक्टर को मिलेगा, तो चार्ज क्या करेंगे, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जैसे ही मैंने चार्ज इस कंडक्टर को दिया तो चार्ज क्या करना चाहते हैं, सारे चार्ज पर एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी। और चार्ज देते जा रहे हैं तो उन चार्ज के बीच में एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी। जैसे इन चार्जेस के बीच में एक रिपल्शन की फोर्स लगे तो उस रिपल्शन की फोर्स से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे। और मूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंडक्टर, कंडक्टिंग मीडियम, एक रास्ता चाहिए जिसमें चार्ज चल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चार्ज इस कंडक्टर को देते जाते हैं तो उन चार्ज के बीच में आपस में रिपल्शन बढ़ती है, रिपल्शन से फोर्स लगेगी। उन फोर्स के इफेक्ट में सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलते हैं कंडक्टर के थ्रू चलते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में स्टोर हो जाते हैं। तो हम चार्ज किसे दे रहे हैं, कंडक्टर को देते जा रहे हैं, इस कंडक्टर को, लेकिन चार्ज स्टोर कहाँ पे हो रहा है, अर्थ में। कितना चार्ज स्टोर होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों प्लेटें मिलके एक ही तो बन गई, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, तो ये दोनों तीनों ये पूरा मिला के क्या है, कंडक्टर ही तो बन गया। और ये किसके साथ कनेक्ट है, अर्थ के साथ कनेक्ट है। तो चार्ज इस कंडक्टर को दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्टोर कहाँ पे हो रहा है, अर्थ में स्टोर हो रहा है। तो कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो प्लेट हमें दी है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला और एक कंडक्टिंग मीडियम डाला है, दोनों को में किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा इंक्रीज होता है, तो आंसर है कंडक्टिंग मीडियम डालने से कैपेसिटेंस ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, हम इन दोनों में से कौन सा प्रेफर ज्यादा करेंगे, दोनों में से कौन सा मीडियम प्रेफर करेंगे प्रैक्टिकली चार्ज को स्टोर करने के लिए, कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक। तो आंसर है डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में कैपेसिटेंस तो इन्फिनिटी बनता है। इसका मतलब हम चार्ज तो कंडक्टर को दे रहे हैं, सारा चार्ज कंडक्टर के नाम पर कौन स्टोर कर रहा है, अर्थ स्टोर करते जा रहे, लेकिन हम उस कंडक्टर से, अर्थ से चार्ज को वापस डिस्चार्ज नहीं करा सकते, क्योंकि उसका साइज कितना बहुत बड़ा है, वो आसानी से चार्ज को डिस्चार्ज नहीं करता।
लेकिन कंडक्टर जो इंसुलेटर होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उसमें कैपेसिटेंस इस कंडक्टर के कंपैरेटिवली तो कम होते हैं, लेकिन अगर हम उस कंडक्टर में चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्ज कहाँ स्टोर रहता है? तो आंसर है इन दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो अगर मुझे चार्ज को डिस्चार्ज कराना हो तो ये चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं, तो वो मुझे चार्ज जो के पास जो एनर्जी स्टोर थी वो स्टोर एनर्जी हमें देते हैं, वापस देते हैं। लेकिन अर्थ वो चार्ज स्टोर तो कर लेगी, इन्फिनिटी भी स्टोर कर लेगी, लेकिन अगर चार्ज को जब वापस लेने की बारी आएगी तो हमें चार्ज वापस नहीं करती। जैसे कि हमने किसी को बहुत पैसा दिया, किसी ने हमारा लिया हुआ पैसा 20% के ब्याज पे इंटरेस्ट पे ले लिया, लेकिन हमने अपना पूरा पैसा दे तो दिया, लेकिन 20% के इंटरेस्ट पे वापस जब पैसा लेने की बात आती है तो कोई नहीं देता। तो हमारा पैसा कहाँ है? हम कहते हैं कि हमारा पैसा इतना पैसा 1 करोड़ रुपए हमारा स्टोर है, किसके पास? उस आदमी के पास। लेकिन जब लेने की बारी है तो कितना मिलता है? सिफर। और जब वही पैसा, इतना ही पैसा जब कोई एक आदमी लेता 0.2% पर, तो जब हम उससे अपना पैसा पूछते हैं तो, और जब पैसा मांगने की बारी आती है तो वो हमें पैसा देता है, नहीं देता है? आंसर है देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हमारी अर्थ का बहुत बड़ा साइज है, चार्ज बहुत ज़्यादा स्टोर करता है, लेकिन देने की बारी आती है तो वापस कुछ नहीं देता। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस थोड़ा कम होता है उसके कंपैरेटिवली, लेकिन जब चार्ज स्टोर किया है तो हम उसे डिस्चार्ज भी तो करेंगे, यूज़ भी तो करेंगे। तो जब लेने की बारी आती है तो डाइलेक्ट्रिक्स हमें चार्ज देते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली हम किसे प्रेफर करते हैं? डाइलेक्ट्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंडक्टिंग मीडियम के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एनर्जी को कम स्टोर तो करता है, लेकिन वो हमें एनर्जी को वापस भी देता है। और कंडक्टिंग मीडियम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम कंडक्टिंग मीडियम को दो पैरेलल प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करना पसंद नहीं करते। ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, और ये पेपर्स में क्वेश्चन आता भी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।